ऐड कर रहा है, ठीक है। वॉचिंग एडजेक्टिव नहीं है सचिन। एडजेक्टिव तब होता जब वो किसी नाउन की विशेषता बताता, ये इस नाउन की खासियत नहीं बता रहा है, ठीक है। संख्या, विशेषता, ये सब बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, ये कोई खासियत थोड़ी बता रहा है। रजत, मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी हैविंग प्लस V3 का बेटा क्योंकि वो पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी बच्चों को। क्लियर? फाइनाइट क्या है? ये टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। नॉन फाइनाइट ये कोई टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो किसके अकॉर्डिंग चलता है भाई? ये देखता है वर्ब है, इस वर्ब के बाद क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा कि जेरेंड आएगा, बस इतना देखता है। ये हम कहां पढ़ेंगे इस लिस्ट को? इस लिस्ट को हम वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टेंस तक तो हमें इतना चाहिए और आगे स्ट्रक्चर बनाना है भाई, आगे जोड़ने का बनाना है, वो तो बाद में ना। पहले इतना तो सीख लूं मैं, पहले हम इतना तो सीख ले बनाना। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो तो हम बाद में सीखेंगे। तो क्या सीखूंगी मैं? पहले मैं वर्ब के फॉर्म सीखूंगी कि मैं पसंद करती थी, लव्ड, पसंद करती हूं, लव, वो लड़की पसंद करती है तो लव्स। यानी पहले मैं इतना सीखूं और वर्ब के फॉर्म सीखूं, उसके बाद आगे कैसे जोड़ना है वो तो बाद की बात है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, मेन वर्ब्स में अब हम आ रहे हैं जो आपको होमवर्क देने में जा रही हूं। अब होमवर्क देने जा रही हूं, देखो ध्यान से। मेन वर्ब और भी तरीके से उनको डिवाइड किया जा सकता है, वो है रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स में। क्या है रेगुलर वर्ब्स? जरा एग्जाम्पल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खाली एग्जाम्पल्स देखो फिर ऊपर पढ़ना। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड कुछ नहीं है। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। भाई जिसमें ईडी ईडी लगा के है ना, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाता है, उसको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इररेगुलर वर्ब्स क्या है? जरा देखो एग्जाम्पल। पुट, 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 सिट, सैट, सैट, गो, वेंट, गॉन। मतलब ये है कि तीनों फॉर्म देखो सेम है, ठीक है, तीनों फॉर्म सेम है। यहां दो फॉर्म सेम है और यहां पे तीनों फॉर्म अलग अलग है ना। इसका मतलब है कि अगर तीनों फॉर्म सेम हो, दो फॉर्म सेम हो, या तीनों फॉर्म अलग हो और तीनों दो फॉर्म सेम है, भाई सेम है लेकिन यहां पर भी तो दोनों फॉर्म सेम है। या भाई यहां पर ईडी लगा हुआ है, वहां पे ईडी नहीं लगा हुआ है। ईडी लगा के अगर दो फॉर्म सेम हो रहा है तो ये तो रेगुलर वर्ब है। इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ ईडी लगाएं, ठीक है ना। लेकिन अगर तीनों फॉर्म सेम है, दो फॉर्म सेम है, या तीनों अलग अलग है तो इररेगुलर वर्ब से। बस देख लो, इररेगुलर वर्ब्स। रीड करने का तरीका बताओ बेटा। अभी आप लोग सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के पैसेजेस रीड करो, ज्यादा इधर उधर नहीं जाओगे।
वॉचिंग जेरेंड तब होता है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है। सचिन वेरी गुड। इसीलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो है ही नहीं वो। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से, खाली सुनो, बहुत ध्यान से समझना। आप सारे वर्ब्स में देखोगे हमने प्रेजेंट लगा दिया है फर्स्ट फॉर्म, है ना। खाली एक ये बी को दिखाया है मैंने, खाली इस बी को देखना ध्यान से। ये बेस फॉर्म है बी, और एम और आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वॉस और वर सेकेंड फॉर्म है। भाई खाली बी से पता चलता है हमें कि भाई बेस फॉर्म कुछ और है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट फॉर्म आर और एम है। यानी बाकी जितने बच गए उनका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम है। आप कहोगे बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्यों अलग अलग बता रहे हो, क्या है ये चीज, आपको बाद में बताएंगे। अभी खाली इतना याद रखना कि जहां पर मैं बेस फॉर्म बोलूं ना, जहां पर भी मैं बेस फॉर्म बोलूं, टू तो प्लेस है बेटा आकाश, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है, प्लेस है वहां पे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिससे बाकी सब फॉर्म्स बनते हैं। खाली एक बी ही है जिसमें बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग है, बाकी सब में वही फर्स्ट फॉर्म है, वही बेस फॉर्म है। तो हमने सोचा क्यों रिपीट करें, तो हमने खाली फर्स्ट फॉर्म लिख दिया और बी को अलग से बना के लिख दिया, ठीक है। इसीलिए हमें, आप देखो ध्यान से एक चीज और, इस स्लाइड में आप देखोगे सारे अलग अलग है। बिकम, बिकेम, बिकम। बाइंड, बांधना, बाउंड, बाउंड। दांत से काटना, बाइट, बिट, बिटेन। ब्लो, हवा का चलना होता है, कोई चीज बहना हवा से, तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन। आप देख रहे हो V1, V2, V3, V1 ING और SES फॉर्म। और यहीं पर तुम्हें ध्यान रखना है कि जो स्टेट बताने वाले वर्ब से कहाँ मिलेगा, टेंस में करेंगे। उनमें ING लगाने से पहले ब्रेक लगा देना, यानी लविंग, लाइकिंग, हेटिंग, ये सब यहां पर दिखेगा आपको, लेकिन उनको हम जनरली टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। उनको हम जेरेंड के रूप में, या फिर हम लोग किसी वर्ब के बाद जो जेरेंड आता है उसके रूप में लगा देते हैं, मेन वर्ब में नहीं लगाते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। वॉइस बेटा पूनम, आप उसका जो वहां दिया होगा आइकन वॉइस का, उसको क्लिक करो ना, साउंड बॉक्स का जो होगा, ठीक है। अंशुल कुमार, इसको आप बचपन में याद करते हो बेटा, और अब आप मुझसे पूछोगे मैम इसको कैसे करें, तो ये वर्ब के फॉर्म्स ऐसी चीज है जिनको याद किए बिना अगर आप कहोगे कि मैम मैं इंग्लिश बोल लूंगा, मैं कहूंगी अगर जो कहता है बोल लोगे तो वो मूर्ख बना रहा है आपको, क्योंकि आप पास्ट में सेकेंड फॉर्म चाहिए आपको, ठीक है। और थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगा, तो फिर बिना इन फॉर्म्स के कैसे आप कर लोगे। देखो अब रेगुलर वर्ब आ गया, ठीक है। कुछ एकाध वर्ब्स ऐसे होते हैं ना जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, वो रेगुलर इरेगुलर दोनों में हो जाते हैं, तो इसीलिए कुछ कुछ आपको मिलेगा जो रेगुलर इरेगुलर दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब ये देख लो, सबसे पहले इसलिए रेगुलर इरेगुलर का कंसेप्ट तो क्लियर है आपको बिल्कुल, है ना। अब ये ध्यान रखना कि हो सकता है एक आध वर्ब इधर का उधर हो सकता है रेगुलर का इरेगुलर में, उसके लिए टेंशन मत लेना, बस खाली याद रखना, आपको याद करना है, ठीक है। इज जो है फर्स्ट फॉर्म होता है और SES फॉर्म होता है। यस, टेंस, बिना टेंस के आप बता लोगे, बताओ बेटा। V4 V5 जैसे कुछ वर्ड होते नहीं हैं, कुछ लोग V1 ING को V4 बोल देते हैं और V1 SES को V5 बोल देते हैं, चलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको वो बाद में कराएंगे। अब देखो, आप यहां तक जब याद कर लोगे ना, अब आपका जो होमवर्क दे रही हूं मैं, होमवर्क क्या दे रही हूं, अभी आपको ज्यादा कुछ याद करने में नहीं देती हूं,
बस खाली ये चाहती हूं कि आप जो मेन चीजें हैं वो याद कर लो। वर्ब याद करना पड़ेगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। और उसके बाद देखो जरा ध्यान से, जब याद हो जाए ना तो ये टेस्ट अपने आप ले लेना, ठीक है। अपने कॉपी में इस वर्ब्स को लिख लेना और अपने आप ये टेस्ट ले लेना, ठीक है। इस टेस्ट को लेने के बाद आप जितने ब्लैंक्स हैं, अगर आप काउंट करोगे मैंने कितने ब्लैंक्स दिए हैं इस सारे वर्ड्स में, तो आपको महसूस होगा कि मैंने 135 ब्लैंक्स दिया है। और उनमें फिर आप क्या करोगे, जब याद हो जाए ये टेस्ट ले लो तो आंसर यहां से मिला लेना, ठीक है। पूरा टास्क 1 का मैंने पूरा आंसर दे दिया है, देखो पूरा आंसर दे दिया है, ठीक है। आप एक बार जब आंसर मिला लोगे तो आप फिर अपने आप को स्कोर देके देख लेना कि आपने कितनी गलतियां की। लर्न का, पूनम, लर्न का ईडी भी होता है और टी भी होता है, लेकिन हम इंडिया में टी यूज करते हैं, लर्नड, ठीक है। लर्नड को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। यस, V1 SES को V5 भी बोलते हैं। कैन ऑब्जेक्ट गिव द आंसर ऑफ वेयर? नो आकाश, आंसर ऑफ वेयर जो होता है ना, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो जो क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट देता है। हाउ, वेयर एंड व्हेन। हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम देता है, ठीक है। लेट, लेट तीनों फॉर्म सेम है आकांक्षा, तो वो इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। कुछ एक आध इधर उधर होगा, लेकिन आप ध्यान रख लो कि आप ईडी लगा है तो रेगुलर है और ईडी नहीं लगा है तो इर्रेगुलर है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, ये जो वॉन्ट है ना बेटा, ये प्रेजेंट टेंस है, V1 है, ये फ्यूचर नहीं बता रहा है। अभी भी आप चाहते हो, आप अभी चाहते हो। नहीं धीरेंद्र, प्लीज फोटोकॉपी मत निकालना, आप बहुत पैसे बर्बाद कर लोगे, बहुत। आप मैक्सिमम मेरा वॉल्यूम 1 ऑर्डर कर लो तो आपको उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो चीजें आप चाहते हो कि आपके हाथ में हो हार्ड कॉपी, इसका आप मत निकालना प्लीज, ठीक है। बहुत पैसे बर्बाद कर दोगे आप। अब हम लोग देखो 53 नंबर पेज तक खत्म कर चुके हैं। 54 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपके पास ये नहीं बेटा कि मैं बहुत कम समय दे रही हूं, आराम से करो वर्ब के फॉर्म्स। रोज आप लोग कम से कम 2-2, 3-3, मतलब कह सकती हूं मैं 20-20 वर्ड्स कर लो। इर्रेगुलर वाले, रेगुलर वाले तो बहुत आसान होंगे, इर्रेगुलर वाले 20-20 कर लो। हैंग का बेटा 2 होता है, हैंग, हंग, हंग और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसलिए अभी नहीं करो। वो सब आपको बहुत डिटेल में कराने वाली हूं मैं, ठीक है, बहुत डिटेल में। चलिए, हम लोग कहां तक किए थे वो कैब देखो। हम्म 29 से अब है बेटा। वॉल्यूम 1 का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है। इंग्लिश मीडियम मुझे लगता है इसी वीक आ जाएगा। आप kdpublication.com से जो भी बुक्स आपको पसंद आए, आप उसमें से वहां पर सर्च मारो, आपको जो बुक्स पसंद आए वहां से ऑर्डर कर लेना, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करें बेटा। इर्रेगुलर और रेगुलर में आप फर्क करके कर भी क्या लोगे? आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करना है। खाली इतना आसान है रेगुलर में कि ईडी लगा रहता है, इर्रेगुलर को रट्टा मारना पड़ता है, और कुछ नहीं बेटा। गौरव, वर्ब का इतना बड़ा चैप्टर है ना, और आपको क्या लग रहा है मैंने फीस ऐसे ही ली है आपसे? ये बहुत लंबा चलेगा, हो सकता है ये आपका अगला 15 क्लास इसी में रहेगा, लेकिन इसी में आपका अराउंड 1000 वर्ड्स वर्ब के क्लियर होंगे, जिनको हम नाउन
या मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 500 वर्ड तो क्लियर होगा ही, जिनको हम नाउन से और या फिर हम लोग एडजेक्टिव से कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम 2 में बिल्कुल QR कोड अभी नहीं आया है और अभी बन भी नहीं रहा है, लेकिन वॉल्यूम 2 बिल्कुल डिफरेंट चीज है वॉल्यूम 1 से। आ जाओ, अब आओ अ बुल इन चाइना शॉप। ध्यान से सुनना, अ बुल इन चाइना शॉप क्या है, सुनो। चाइना शॉप, ऐसे भी चीनी का जो चाइना का सामान होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, जल्दी टूट जाता है। ऐसे में चाइना शॉप में चीनी मिट्टी का शॉप सोच रही हूं, जो चीनी मिट्टी के सामान मिल रहे हैं। एक बुल यानी कि सांड घुस आए तो क्या करेगा, वो सारा सत्यानाश कर देगा। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे डेलिकेट सिचुएशन में जहां पे ज्यादा एडिशनल केयर की जरूरत है, चाइना शॉप में एडिशनल केयर की जरूरत है। चीनी मिट्टी का अगर सामान है तो एडिशनल केयर के साथ उसको उठाकर रखना पड़ेगा। और आपने क्या किया, बुल को डाल दिया, यानी कि वाहियात जीव को, जो कि कभी नहीं वो सोच सकता है कि हाँ हम थोड़ा डेलिकेट तरीके से कोई चीज को हैंडल करें, यानी कि जो तोड़ फोड़ या गलतियां करे, कहां पे, जहां पे अतिरिक्त सावधानी की जरूरत हो। One who breaks things or makes mistakes in situation where additional care is needed, जहां पे आपको ज्यादा सावधानी की जरूरत हो, वहां पे अगर आप बिल्कुल क्लमजी तरीके से काम करते हो तो आप अ बुल इन चाइना शॉप हो। ठीक है ना, जैसे अभी अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका में ट्रम्प इज लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, इतना डेलिकेट सिचुएशन हो गया है और वहां पे 2 शब्द मीठे बोलने थे उसको, रुक जाता सारा जितना वहां पे, क्योंकि गलती तो उसकी पुलिस ने की थी, लेकिन वो और उसको भड़का दिया। तभी तो उसके पुलिस उनको ही बोल रहे हैं कि या तो आपको बोलना आना चाहिए, नहीं तो जस्ट शट अप। उसका पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड है अमेरिका को, उसने कह दिया अपने प्रेसिडेंट को, क्योंकि पता है उनको कि ये तो बिल्कुल ही इज अ बुल इन चाइना शॉप। ऐसे ही ऐसी हालत है जहां पे बिल्कुल और एडिशनल फूक फूक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि इतने भड़के हुए हैं वहां पे ब्लैक्स, और ये और भड़का रहा है। ही इज अ बुल इन चाइना शॉप। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आओ, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। एक बुल है, सांड है, उसका हॉर्न आगे होगा ना, सिंह तो उसके आगे होगा। अब मैं जाके उसका ऐसे सिंह पकड़ूं तो भाई ये मुसीबत जो है 700-800 kg का, उसको मैं सामने से पकड़ रही हूं। इसका मतलब है कि इस मुसीबत का सामना मैं सामने से कर रही हूं। यानी टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब है टू डील डिसिसिवली, का मतलब होता है डिसीजन के साथ, निर्णय के साथ, विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कोरोना की महामारी दिल्ली में इतनी फैल गई है, यहाँ पे इस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड हो गया कि लास्ट में गृह मंत्री को, जो होम मिनिस्टर है, ही हैज कम फॉरवर्ड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, है ना। अमित शाह हैज कम फॉरवर्ड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न इन दिल्ली। इसका मतलब यहाँ जो मुसीबत है, बोला कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे दे दो, मैं सिचुएशन संभालूंगा। क्योंकि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से जो निपट रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास एडिशनल पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो आगे आ गई है। बिकॉज अमित शाह हैज डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, कन्फ्रंट करना, सामने से सामना करना। ठीक है, आई वॉन्ट मेन वर्ब है, टू बी इन्फिनेटिव है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया अ टीचर। सिनोनिम एंटोनिम बेटा, वोकैबुलरी का सिनोनिम एंटोनिम होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सिनोनिम एंटोनिम नहीं होगा, है ना। यस, लाइक द इंडियन आर्मी थक गया, बिल्कुल इरिटेट हो गया नौटंकी से चाइना का, देन दे डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, तभी तो 20 लोग मरे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनके लोग नहीं मरे हैं, लेकिन हमारे लोग जो मरे हैं उसके लिए बहुत खराब लग रहा है। बट अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न बिकॉज दे फेल्ट दैट दे आर डिस्टर्बिंग द सिचुएशन देयर, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, रेड रैग टू द बुल। जानते हो एक चीज, ये एक गलत फहमी ही है, लेकिन ये बहुत प्रचलित है कि जब आप एक सांड को लाल कपड़ा दिखाते हो तो गुस्सा हो जाता है ना।
यानी कि कोई चीज किसी को भड़काने के लिए अगर दिखाया जाए तो वो आपे से बाहर हो जाता है, यानी वो क्या होता है उसके लिए, रेड रैग टू द बुल होता है। वंस व्हाट हैपेंड, मौलवी वॉज इन्वाइटेड, ध्यान से सुनना, इंग्लिश थोड़ा सा कुछ कुछ सेंटेंसेस में इंग्लिश में बोलना चाहूंगी क्लास में। मौलवी वॉज इन्वाइटेड बाय this आज तक, and अंजना ओम कश्यप asked the मौलवी से उसने पूछ लिया certain question that was not in good taste, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन नहीं था। not in good taste का मतलब होता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो अच्छा नहीं लगा उसको। मौलवी said, the मौलवी replied, is this your question or of बीजेपी? उसने कहा कि ये क्वेश्चन आपका है कि बीजेपी का है। And it was like showing red rag to the bull, and the reply of Molvi was like a red rag to the bull। क्या वो मौलवी का जो जवाब था वो रेड रैग टू द बुल था। उसके बाद ये ओम कश्यप जो थी, अर्चना ओम कश्यप, भयानक गुस्सा हो गई, बहुत भयानक गुस्सा हो गई। क्यों? बिकॉज उनका जो जवाब था, द रिप्लाई ऑफ द मौलवी वॉज अ रेड रैग टू द बुल, है ना, वॉज लाइक अ रेड रैग टू द बुल, यानी बिल्कुल ऐसा चीज जो किसी को गुस्सा दिला दे। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आओ, एडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से प्री में 3 क्वेश्चन है बेटा। सिनोनिम एंटोनिम, ये 2 क्वेश्चन आते हैं प्री में। चलो मैं इसका भी आपको बना के दे दूंगी, आपको ये भी मैं आपको सोच रही हूँ 2 दिन में आपको सारा लिख के दे दूंगी क्या क्या किस एग्जाम में आता है। सिनोनिम एंटोनिम 2 ही है, मेंस में भी 2 से 3 है, 2 से 3 मैक्सिमम, और इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 3, मेंस में 10, तभी तो इतना करा रही है ना। प्री और मेंस दोनों में ज्यादा आता है। सिनोनिम एंटोनिम देखो कम है बेटा, प्री में भी कम है, मेंस में भी कम है। कॉक एंड बुल स्टोरी, व्हाट इज कॉक एंड बुल स्टोरी? भाई बहाने बना रही हूं मैं, या कह रहा है मेरा बेटा कहता रहेगा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ इधर से उठाती हूँ कुछ उधर से उठाती हूँ, मिला जुला के स्टोरी बनाकर सुना देती हूँ उसको, है ना। क्यों? मन गढ़ंत कहानी। उसी तरह से जब आप ऑफिस में लेट होते हो तो आप तरह तरह की कहानियां बनाते हो, आपको नहीं जाना है तो आप तरह तरह की कहानियां बनाते हो। दैट मीन्स यू मेक स्टोरीज। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज? जस्ट cooked up stories. That means the stories are not true. वो सब झूठे बहाने हैं, झूठी बातें हैं। So when I asked why she was late, when I asked her why she was late, she made a cock and bull story. यानी कि उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी, एक मनगढ़ंत बहाना बना दिया। मैंने पूछा लेट क्यों हो, तो she made या cooked up a cock and bull story, यानी एक मनगढ़ंत कहानी उसने सुना दी। ठीक है, सूरज बस क्यूआर कोड का डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीपीओ अकंत एसएससी सीपीओ कंडक्ट करती है बेटा, सेम है। कुमार गौरव, आई जस्ट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश बट व्हाट टू डू, देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, सो आई हैव नो ऑप्शन। कोरोना के टाइम पर चाइना ने बनाई थी क्या? यस, चाइना कुक्ड अप अ कॉक एंड बुल स्टोरी बिफोर अमेरिका एंड अमेरिका बिकेम फ्यूरियस, है ना, उसने कहानी बना दी। अब आओ मैन पे आते हैं, मैन ऑफ मैन ऑफ मैन ऑफ सब है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस लेटर के बारे में। LETTER, इसका मतलब तो चिट्ठी भी होता है जिसमें आप किसी को लिखते हो, इसका मतलब अक्षर भी होता है, ABCD ये अक्षर भी होता है, ठीक है ना, दोनों होता है। लेकिन अगर हम इस लेटर का लेटर्स कर दें ना बेटा, तो चिट्ठी का चिट्ठियां हो गया, है ना। अक्षर का अक्षरें बोलोगे, अक्षरों की बात करोगे, ABCD सब मिला के अक्षरों को लेटर्स कहोगे। लेकिन लेटर्स का एक और मतलब निकलता है, दैट इज लिटरेचर। यानी
प्लूरल फॉर्म में लेटर्स में इसका मतलब एक लिटरेचर भी निकलता है। अब इसका मीनिंग क्या है समझो ध्यान से। यानी डिटेक्टिंग एरर में अगर क्वेश्चन आ जाए ही इज अ मैन ऑफ लेटर, तो लेटर में गलती होगा क्योंकि वो आदमी चिट्ठी का आदमी नहीं है, अक्षर का आदमी नहीं है। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स होगा। वो क्यों हो गया ध्यान से समझना। पुराने जमाने में, आप पुराना जमाना छोड़ो ना यार, 20th सेंचुरी में बात करूंगी मैं, जो 20th सेंचुरी है। मुझे एक बात बताओ, 20th सेंचुरी में ये सब आया है ना, साइंस का आगमन हुआ है ना। एक सेकंड रुकना बेटा। चलो ध्यान से सुनना। अगर 20th सेंचुरी की हम बात करें तो 20th सेंचुरी के पहले कोई वो सब नहीं था, क्या साइंस नहीं था उस जमाने में। आप अभी तो महाभारत रामायण देख के उठे होगे ना, है ना, बहुत दिनों तक चला महाभारत रामायण। इसमें देखा होगा आपने, जो भी वेद पुराण और ये सब रामायण वगैरह पढ़ लिए होते थे, यानी कि जो कंप्लीट भगवान के बारे में बड़े बड़े वेद होते थे वो सब पढ़ लेते थे, वो पढ़े लिखे इंसान कहलाते थे। यानी कि अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, जहाँ पे साइंस के पहले वहाँ पर भी जो लिटरेचर पढ़े होते थे, चाहे वो शेक्सपियर के हो या किसी का लिटरेचर हो, अगर वो पढ़ा होता था तो पढ़ा लिखा आदमी कहलाता था। साइंस का आगमन तो बाद में हुआ। इसका मतलब जो साहित्य पढ़ लेता था उसको हम पढ़ा लिखा आदमी मानते थे, इसलिए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया था पढ़ा लिखा आदमी। देखो, मोदी से मैन ऑफ लेटर्स, सतिंदर मुझे नहीं पता, ठीक है। कुक्ड अप, यहां बेटा कुक्ड अप जो होता है ना, मन गढ़ंत के लिए यूज होता है, ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स हुआ पढ़ा लिखा। मैन ऑफ सब्सटेंस और मैन ऑफ मीन्स, अब ये दो में आ जाओ। सब्सटेंस मतलब कोई चीज होता है, और मीन्स का नाउन में पढ़ोगे मतलब इसका मतलब साधन या संसाधन की बात करेंगे। साधन या संसाधन। भाई आपके पास संसाधन है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास हर तरह का साधन मौजूद है, तो आप मैन ऑफ मीन्स हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पैसा है, संपत्ति है, आप मैन ऑफ मीन्स हो। आपके पास चीजें हैं, आपके पास सब्सटेंस है, तो फिर अगेन आप रिच हो। और रिच लोग जनरली महत्वपूर्ण पद पे आ जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन, रिच पर्सन एंड पावरफुल पर्सन जो लगा दो, ठीक है। मिशु, इफ यू से यू आर ए मैन ऑफ लेटर्स, तब भी गलत हो आप, यू आर ए वुमेन ऑफ लेटर्स हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैन ऑफ लेटर्स मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए वुमेन ऑफ लेटर्स। यस, जैसे अब्दुल कलाम वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, क्लियर। और आप कहोगे लाइक मुकेश अंबानी इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस, इज अ मैन ऑफ मीन्स, है ना, उसके पास बहुत पैसा है, क्लियर। आइए, मैन ऑफ पार्ट्स, जब अभी सुशांत सिंह का डेथ हो गया है तब हमें पता चल रहा है भाई उसने तो ऑल इंडिया 7th रैंक था उनका एंट्रेंस में, है ना, वो फिजिक्स का ओलंपियाड जीता हुआ है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा एक्टर था। तब हम लोग कह रहे हैं लाइक ही वॉज, अब तो मर गया, तो ही वॉज ए मैन ऑफ पार्ट्स। क्या है मैन ऑफ पार्ट्स, यानी आप पढ़ने में भी पार्ट में भी अच्छे हो, एक्टिंग के भी पार्ट में अच्छे हो, आप साइंस में भी अच्छे हो, है ना, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हो, आप अच्छा डांस भी कर ले रहे हो, यानी कि बहु प्रतिभावान व्यक्ति होता है जो अ पर्सन टैलेंटेड इन मल्टीपल एरियाज। हमने जैसे इसके बारे में जब पढ़ा, अब इसके मरने के बाद में तुम कहा ओह ही वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यस, बिल गेट्स इज अ मैन ऑफ मीन्स, ठीक है, मैन ऑफ सब्सटेंस। यस, वुमेन का, वुमेन एक है तो वुमेन, नहीं तो विमेन।
यस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, अब ये सारे मैन को वुमेन कर देना, अगर महिला